नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर देर रात तक हुई चर्चा आज भी रहेगी जारी। कल विपक्ष के सवालों की बौछार पर सरकार ने खड़ी की जवाबों की दीवार। राज्यसभा में आज से ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। 16 घंटे की चर्चा की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे पहले वक्ता। विधेयकों पर निर्णय के लिए समय सीमा तय करने के मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। केंद्र और राज्य सरकारों के जवाब के आधार पर सुना जाएगा केस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली का राउज रेवेन्यू कोर्ट आज समन जारी करने पर ले सकता है फैसला। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और चीन के बीच स्टॉकहोम में आज फिर होगी व्यापार वार्ता। दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर से राहत देने और 3 महीनों के लिए ट्रूस बढ़ाने पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अपना वक्तव्य रखेंगे। प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी आज कांग्रेस की सूची में वक्ताओं में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव भी आज चर्चा में शामिल होंगे। इससे पहले कल लोकसभा में करीब 11 घंटे इस विषय पर चर्चा हुई है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:05 से शुरू हुई और आधी रात 12:52 तक चली। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज जब चर्चा जारी रहेगी, वहीं बात अगर राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दोपहर 2 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण मुख्य वक्ता होंगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के पहले वक्ता होंगे। तृणमूल की सयानी घोष, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव सहित शिवसेना उद्धव गुट से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी चर्चा में शामिल होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन था। उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान के हार मानने पर भारत की तरफ से सीज फायर किया गया और पाकिस्तान के साथ सीज फायर में किसी और की कोई भूमिका नहीं रही। कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन की जमकर तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री के संबोधन को उत्कृष्ट बताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्कृष्ट संबोधन, जिसमें उन्होंने भारत के सुरक्षा तंत्र की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों के साहस पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 189 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया।
विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर व्यापार पर चर्चा की बात को खारिज किया और कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के संबोधन की भी तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन उत्कृष्ट रहा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खतरे से लड़ने में भारत का दृष्टिकोण दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से आया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोलता है। संसद में पहले चर्चा की मांग की और फिर उसमें अड़ंगार लगाया। हमारे देश की सेना क्या कह रही है उस पर विश्वास ये लोग नहीं करेंगे, तो ऐसे में हर चीज का राजनीतिकीकरण करना उचित नहीं है। आपकी प्राथमिकता दिखती है ना कि भैया आपको हर चीज पे राजनीति करनी है और हर चीज का राजनीतिकरण करना उचित नहीं। आप सवाल कीजिए ना, पूछिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या ऐसा सही है, क्या वैसा सही है, क्या ये बात सुनने को आ रही है, ये सही है, क्वेश्चन कीजिए। बट आपको क्वेश्चन ही नहीं करने, आपको तो अपने स्टेटमेंट्स देने हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। तो अगर इस मंच का उपयोग आपको सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए करना है तो इस स्वीकार लीजिए कि आपको इस ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के कई सरेंडर और बवंडर इतिहास में देखने को मिले हैं। कांग्रेस ने हमेशा आतंकवादियों और पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया है। 1971 की लड़ाई में जगजीवन राम ने इंदिरा गांधी को कहा था कि पीओके को वापस ले लो, लेकिन इंदिरा गांधी ने पीओके को वापस नहीं लिया। कांग्रेस के कई सरेंडर और बवंडर इतिहास में देखने को मिले हैं। अगर एक मैं उदाहरण दूं, 71 की लड़ाई में अगर 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को नील डाउन करवाया था और उस समय जगजीवन राम जी ने इंदिरा गांधी जी को कहा था पाक अधिकृत कश्मीर को वापस ले लो, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत के 56 सैनिक भी वापस नहीं लिए और ना पीओके को वापस लिया। ये दिखाता है कि कितना सरेंडर उन्होंने उस समय किया था। अटल जी ने पोटा का कानून बनाया आतंकवादियों को कसने के लिए। यूपीए की सरकार आई, पोटा कानून खत्म कर दिया। क्या ह्यूमन राइट्स आतंकवादियों के लिए कांग्रेस चला रही थी? कांग्रेस ने सदा पाकिस्तान और आतंकवादियों के आगे सरेंडर किया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया तो एनडीए सहयोगी दल जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पलटवार करते हुए आतंक के खिलाफ पूर्व की यूपीए सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की, पूरा सुनाओ। कहां हुआ? कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए, कभी आपने सोचा? चर्चा में सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने भी हिस्सा लिया। टीएमसी की तरफ से कल्याण बैनर्जी ने भी कई तर्क रखे। बीजेपी की तरफ से बैजयंत पांड्या ने
कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है और ये भारत की सेना के शौर्य को सबके सामने रखती है। जो आतंकवादी हालिया हमले के जिम्मेदार हैं, उन्हें अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? If this was an intelligence fellow, why was the intelligence bureau chief granted 1 year extension? Status of the terrorist. Where are these 4 terrorists? 7 delegations went out to different countries. I was part of one of them. And the experiences that we had was very clear. All these nations unequivocally understood and supported India's stance. All these nations reiterated India had a right to self-defense and to hit back against terror. Every one of them condemned the Pahalgam terror attack. विधेयकों पर निर्णय के लिए समय सीमा तय करने के मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। विधेयकों पर फैसला करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के मामले में अब केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसमें राष्ट्रपति के संदर्भ को बिना जवाब के लिए लौटाने की मांग की गई है। 5 जजों के स्पेशल बेंच में इसमें सुनवाई होनी है। केरल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर राष्ट्रपति के संदर्भ को खारिज करने का निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले आपको बता दें 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच इसकी जांच के लिए तैयार हुई और कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। ये बहस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 13 मई को सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने 14 संवैधानिक सवाल। सक्रिय भागीदारी के बिना ये फर्जी लेन देन नहीं हो सकता था। साथ ही आरोपियों सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा एजेएल से 90 करोड़ के कर्ज की वसूली के लिए पहले कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि एजेएल की कीमती और आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के बारे में उन्हें अच्छी तरह पता था। ईडी ने सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि जब एजेएल से 90.21 करोड़ रुपए वसूलने का अधिकार कांग्रेस ने महज 50 लाख रुपए की मामूली रकम के बदले यंग इंडियन को सौंपा, उस वक्त वह कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के मामलों की प्रभारी थी। उन्होंने अपने और राहुल गांधी के व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी मामलों की प्रभारी होने के नाते उनकी जानकारी और सक्रिय भागीदारी के बिना ये फर्जी लेन देन नहीं हो सकता था। वहीं गांधी परिवार की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के पूरे केस को ही बेबुनियाद बताया। सिंघवी ने कहा कि एजेएल और यंग इंडिया के पदाधिकारी एक ही हैं और किसी को भी इस सौदे से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक कई नई पहलों की शुरुआत की जाएगी। गत 5 वर्षों में शिक्षा नीति के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा में किए गए सुधारों का असर अब धरातल पर दिखने लगा है और ये नीति शिक्षा प्रणाली को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में मददगार साबित हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलावों का रास्ता साफ किया है। शिक्षा नीति लागू होने के 5 साल बाद इस नीति के विभिन्न प्रावधान धरातल पर दिखने लगे हैं। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को नीति के तहत शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत कर दी है। देश के 4 लाख से अधिक स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराई जा रही है, जहां बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में निपुण भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे बच्चों में 2026 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2022 में पीएम श्री योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के आधार पर एनसीईआरटी ने
बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी हैं, जो बच्चों में समग्र शिक्षा और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रही हैं। एनईपी ने यह कहा था मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रारंभिक अवस्था में किया जाए। सीबीएसई ने आज सभी स्कूलों को ये दायित्व दिया है कि प्रारंभिक अवस्था की पढ़ाने के माध्यम मातृभाषा हो। ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आज रूप ले चुका है। उसमें 50,000 करोड़ रुपया की सरकार ने वित्तीय प्रबंधन किया है। भारत में लर्निंग आउटकम एक चुनौती है। धीरे धीरे जो इन दिनों में रिपोर्ट आई है, भारत की लर्निंग आउटकम में इम्प्रूव हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत यूजीसी ने दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी है। यूजीसी के रेगुलेशन के तहत भारत में कैंपस खोलने वाला ब्रिटेन का साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, जबकि अगले 2 से 3 साल में 1 दर्जन से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक ही यूजीसी ने 2023 में भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन से संबंधित रेगुलेशन को अधिसूचित किया। इसके मुताबिक वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में आने वाले संस्थान भारत में अपने कैंपस स्थापित कर सकेंगे। इससे प्रतिभावान भारतीय छात्रों को देश में ही सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हासिल हो सकेगी। एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था ने छात्रों को पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा शुरू करने का अवसर दिया है। देश के 153 विश्वविद्यालयों और 97 केंद्रीय संस्थानों में ये सुविधा लागू हो चुकी है। इसके अलावा उच्च शिक्षा को बहुविषयक बनाया गया है और छात्र अब अपनी रुचि के हिसाब से विषयों का चयन कर पढ़ाई कर सकते हैं। यूजीसी ने 2022 में गाइडलाइंस जारी की, जिसके मुताबिक छात्र अब एक साथ 2 डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई भी कर सकते हैं। गत 5 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, नवाचारी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये नीति छात्रों को जिज्ञासु, सक्षम और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप समर्थ नागरिक बनने के लिए एक सशक्त आधार प्रदान कर रही है। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, इस पर जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं, 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर भारत ने एक बार फिर बाघ संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन शिकारी गतिविधियों और आवास की कमी जैसे खतरे अब भी कायम हैं। बाघ को बचाना सिर्फ एक प्रजाति को नहीं, बल्कि जैव विविधता और हमारे पर्यावरण को बचाना भी है। डीडी न्यूज के तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट देखिए। हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसे ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है उस शाही शिकारी की जो अब भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में एशिया में 1 लाख से ज्यादा बाघ थे। आज इनमें से 95% से अधिक खत्म हो चुके हैं। शिकार, आवास की तबाही और अवैध व्यापार ने बाघों की संख्या को खतरनाक हद तक घटा दिया। 2006 तक भारत में सिर्फ 1411 बाघ बचे थे। आजादी के वक्त करीब 40,000 बाघ होने का अनुमान था। 1972 में शिकार पर रोक लगी और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। शुरुआत में इसमें 9 बाघ अभयारण्य शामिल थे और संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन शिकार, निगरानी की कमी और गलत डेटा तकनीक के कारण
योजनाओं को कई झटके लगे। 2006 में इस परियोजना को नए रूप में शुरू किया गया। इस बार पूरे पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान में रखते हुए 2022 तक भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो गई है और अब यह 58 टाइगर रिजर्व में फैले हुए हैं, जो 82,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को कवर करते हैं। बाघ सिर्फ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण के संतुलन का रक्षक भी है। यह शिकारियों की संख्या नियंत्रित करता है, जैव विविधता को बनाए रखता है और जंगलों को स्वस्थ रखता है। लेकिन अब भी चुनौतियां कायम है। इस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर यह समझना जरूरी है कि बाघों को बचाना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं है, ये पूरे जंगल, अनगिनत प्राणियों और धरती के भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी भी है। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के शीर्ष अधिकारियों ने स्टॉकहोम में 5 घंटे से अधिक समय तक व्यापार वार्ता की है। वार्ता के दौरान टैरिफ वॉर से राहत देने और 90 दिन के लिए टैरिफ ट्रूस बढ़ाने पर चर्चा हुई है। अमेरिका के ट्रेजरी प्रमुख स्कॉट बेसेंट और चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग की मौजूदगी में हुई बातचीत आज भी जारी रहेगी। इसके साथ ही इस साल के अंत में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच होने वाली शिखर बैठक को ध्यान में रखते हुए तीसरे दौर की बैठक हो रही है। गौरतलब है कि ट्रेड को लेकर अमेरिका एक ऐसे समझौते की तलाश में है जिससे वह चीन को अधिक निर्यात कर सके और चीनी अर्थव्यवस्था को घरेलू उपभोक्ता खर्च की ओर अधिक मोड़ सके। खेल की खबरों में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और अंतिम टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान उनके दाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है, जिसके चलते अब वे ओवल टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। 5वें टेस्ट के लिए पंत के स्थान पर तमिलनाडु के विकेटकीपर बल्लेबाज एन जगदीशन को टीम में शामिल किया गया है। पंत को यह चोट मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन लगी थी, जब वह क्रिस वोक्स की गेंद पर स्कूप खेलने की कोशिश कर रहे थे और गेंद सीधे उनके जूते पर लगी। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और उसी शाम उनके पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। जानकारी के अनुसार पंत कम से कम 6 हफ्तों के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे। आज नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित है। इस अवसर पर उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर को भक्तों के लिए खोला गया। महाकालेश्वर मंदिर परिसर की ऊपरी मंजिल पर स्थित ये मंदिर वर्ष में मात्र एक दिन नाग पंचमी के दिन खुलता है। नाग पंचमी के दिन मंदिर में विशेष पूजा और आरती की जाती है और इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। नाना सुगंध पुष्पाणि यथाकालुंदी के असवा बोल नागचंद्रेश्वर भगवान की। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरी सहयोगी जया सिन्हा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।